नमस्ते बच्चों। वो 3 दिसंबर 1984 की आधी रात थी जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों लोग सोए हुए थे सुबह जागने के लिए, लेकिन वह सुबह कभी हुई ही नहीं। भोपाल गैस त्रासदी का सच सुनकर रूह कांप जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव ने मौत का तांडव मचाया। यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से निकली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के पानी में मिलने के कारण करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। बच्चों, कब, कैसे और क्या हुआ था उस रात, यह हम जानेंगे। तो देखिए, 2 दिसंबर रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी। रात 9 बजे कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करते हैं। रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। रात 10 बजे टैंकर का तापमान 200 डिग्री तक पहुंचा और गैस बनने लगी। रात 10:30 पर टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी। रात 10:30 पर वाल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टॉवर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। रात 12:15 पर वाल्व बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा। रात 12:50 पर आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन होने लगी। रात 12:50 पर खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और उल्टियां भी होने लगी। रात 2 बजे 3 दिसंबर कुछ देर बाद अस्पताल परिसर में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात 2:10 पर तबीयत बिगड़ने की वजह से लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। रात 2:10 पर पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी। रात 4 बजे हजारों लोग पल भर में जहरीली गैस के मरीज बन चुके थे। रात 4 बजे इस बीच गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया। तड़के सुबह 6 बजे पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में लाउडस्पीकर से चेतावनी देने लगी। तड़के सुबह 6 बजे शहर की सड़कों पर हजारों गैस प्रभावित लोग दम तोड़ रहे थे। सुबह 6 बजे कुछ जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों, भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। इस तरह से थी वह काली भयानक रात। तब कई लोगों को अपनी आंखें और जान गंवानी पड़ी। त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया वो विकलांग पैदा हुए। इसी गैस ने कई महिलाओं की कोख को आबाद
नहीं होने दिया। इस हादसे के बाद बहुत से बच्चे मारे गए। गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है। आज भी उस गैस का प्रभाव वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों में दिखता है। बच्चों, जो मुख्य आरोपी था यूनियन कार्बाइड का फॉर्मर चेयरमैन वॉरेन एडिसन, उनकी गिरफ्तारी की मांग भोपाल की जनता करने लगी। वॉरेन एडिसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका रवाना हो गया। 7 जून 2010 को स्थानीय अदालत ने आरोपियों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी कर दिए गए। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष स्वरूप तो आपने देख लिया। यह उस पीड़ित महिला का पुतला है जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने खड़ा है। यह पाठ वह सुबह कभी तो आएगी सत्य घटना पर आधारित है। बच्चों, क्या हुआ था 3 दिसंबर 1984 के दिन, यह आप सभी ने जाना। तो इस पाठ में लेखिका सलमा अपनी दुख भरी कहानी बताती है। वह कहती है, मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती है कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे 1-1 रुपये के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी जिंदगी गैस के कारण कुछ बदल सी गई है। जब गैस रिसी थी तब सब लोग अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उसी तरह सलमा की माँ अपने बच्चों को लेकर जहांगीराबाद, जो भोपाल से थोड़ा नज़दीक शहर है, वहाँ चली गई। सलमा कहती है कि वह बचपन से ही बीमार रहती थी। उसका गला और आंखें सूजी हुई होती थी और उसे चलने में भी दिक्कत होती थी। उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में खोया था। बच्चों, यह चित्र देखिए। इस चित्र में सलमा और उसकी माँ हैं। वह पुतले के समान है। न जाने कितनी ऐसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागी होंगी। मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण ख़त्म हो गए। जब हम बहुत छोटे थे, मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतज़ार करती रहती। हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना ले। वह उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्लाकर कहती कि वह घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं करते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मारती। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना
रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सके। जब गैस रिसी थी तब 2000 से ज़्यादा लोगों की इस गैस के चपेट में आकर आकस्मिक मौत हो गई। 2 सप्ताह के भीतर 8000 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें सलमा के अब्बू भी इस दुर्घटना में मर गए थे। तब उनकी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह उनका इंतज़ार करती थी। बच्चे उन्हें समझाते तो उन्हें वह मारती, पर बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि वह समझ गई कि उसे ही अपने बच्चों को संभालना है। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वह पैसा चला हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता था। 30 पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है कि बता नहीं सकते। मैं हमेशा से भी बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है। एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाए। वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। दुकान बेचकर कुछ समय तक गुजारा होने के बाद वह काम करके बच्चों का पेट पालती थी और सलमा की तो बहुत ही बुरी हालत होने के कारण माँ को बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती थी। सलमा की जुड़वा बहन बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपये हर दिन का आएगा, इलाज का अलग। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाए, पर वह नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती। जब सलमा बहुत बीमार थी तब किसी ने प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, पर उनके वहाँ के इलाज का खर्च संभव नहीं था क्योंकि वे लोग गरीब थे। पर माँ ने पैसों का बंदोबस्त करके सलमा को ठीक करवा दिया। अब मैं आयुर्वेद की दवा लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं यह जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। सलमा। सलमा को अब काफ़ी आराम है, उसका दर्द कम हो चुका है। सलमा के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी है। वह अब जीना चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है।
बच्चों, यह मानवजन्य आपदा कब तक चलेगी यह हम बता नहीं सकते। भोपाल की जनता को कब तक यह भुगतना पड़ेगा, कब तक वे लोग संघर्ष करते रहेंगे यह भी हम बता नहीं सकते। फिर भी उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद यानी होप। आज से 35 साल पहले हुए इस काली रात की वजह से बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए। फिर भी आज भी पीड़ित लोग उस सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके लिए जीवन में उजाला लाएगी। वह सुबह कभी तो आएगी। रीसना, छेद में से टपकना, जकड़कर कसकर पकड़ना, बदन शरीर, धब्बे दाग, दिक्कत तकलीफ, मानसिक दिमागी, आहट आवाज़, सेहत स्वास्थ्य। इलाज उपाय आराम राहत, ये शब्दार्थ थे। तो बच्चों, धन्यवाद। नमस्ते।